Good morning, good afternoon, good evening. My dear viewers, welcome to my English Academy. Today I am going to explain the first poem from class 10th, first flight, Dust of Snow. This poem has been composed by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. He has produced many inspirational and motivation poems like The Road Not Taken that you studied in class 9 and Stopping by Woods on a Snowy Evening and so on. Dust of Snow is a very short and simple poem. My dear viewers, ये जो पोयम है ये इस पोयम में जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्वालिटी है कि जब उनकी पोयम शुरू होती है तो थोड़ा सा इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन ए स्टेट ऑफ not in a good mood of the poet, like The Road Not Taken. At the beginning, the poet was confused, but at the end, the poet was satisfied with choice. The same thing happens in this poem. The poem starts with a state of mind when the poet was a bit nervous and confused, but the poem ends with a happy note. Dust. Dust means a very fine particles. Dust, as we know that some of the animals and the birds are associated with negativity. समाज में क्या होता है कि कुछ बर्ड्स को, एनिमल्स को नेगेटिविटी से एसोसिएट किया जाता है. जैसे कि अगर कोई कैट, कोई बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई मतलब एक ये माना जाता है कि कुछ आपके साथ खराब होने वाला है. उसी तरह से अगर कोई आउल वगैरह किसी छत पर बैठ जाए तो ये माना जाता है कि उसके यहाँ एक बैड ओमेंस यानी कि उसका बैड लक है. इसी तरह क्रो को सैडनेस से, ग्लोबी मूड से एसोसिएट किया जाता है. इन दिस पोएम द पोएट हैज इंट्रोड्यूस्ड द डार्क एंड डिप्रेस्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द पोएम. There are two stanzas. The first stanza goes like this. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. What happens? It is not given in the poem. Poem में चीज दी नहीं है कि whether the poet was standing under a hemlock tree or sitting. Let's assume that he was standing under a hemlock tree. Hemlock tree क्या होता है बच्चों? Hemlock tree एक पॉइजनस ट्री है. जैसे मैंने बताया कि पोएट ने इस पोएम में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लिया है नेचर के जो रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिविटी को. जैसे हेमलॉक ट्री मैंने बताया पॉइजनस ट्री है. तो ही सेज द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. ही सेज आई वाज स्टैंडिंग इन अ हेमलॉक ट्री एंड द पोएट प्रेजेंट्स अ विंटर्स डे. जाड़ों के, सर्दियों के दिन है. द एंटायर प्लेस इज कवर्ड विद स्नो जस्ट लाइक द एंटायर प्लेस इज कवर्ड विद अ व्हाइट ब्लैंकेट और व्हाइट शीट. ऐसा लग रहा है कि सफेद चादर सी चारों तरफ बिछी हुई हो. द ट्री टॉप्स आर कवर्ड विद स्नो एंड द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड. ही वाज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री. Suddenly what happens? A crow came and a smallest part, a fine particle of snow fell upon the poet. In the second stanza, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. As I told you, this poem is very short and sweet. So the poet, in the first stanza, we find that the poet tells that it was a wintry day. The entire place was covered with snow. पूरा एकदम एरिया जो था बर्फ से मतलब ढका हुआ था. ट्री के पत्तियां सब बर्फ से ढकी हुई थी. वो पेड़ के हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है. एक कोवा के अचानक आने से, जस्ट बिकॉज ऑफ द सडन मोशन ऑन द ट्री, snowflakes fell upon him. ये भी चीज क्लियर नहीं है कि पोएट के वो कहां गिरी, लेकिन the snowflakes touch poet's body. He says that he was not in a good mood, but because of this a small incident, his mood was changed. He was happy now and he feels that the day was not going well. जो उसका पूरा दिन अच्छा नहीं जा रहा था,
अचानक से उसे लगता है जैसे उसका अच्छा दिन होने लगा, और ये मान के चलिए उसे जो अच्छा फील नहीं कर रहा था, उसे लग रहा था ये दिन उसका काफी अच्छा नहीं गुजरा है, वो एक छोटी सी इंसिडेंट की वजह से उसे ऐसा लगता है जैसे उसका मूड चेंज हो गया हो। तो सेकंड स्टेंजा में जो बताता है कि किस तरह से वो स्नोफ्लैक उसके ऊपर गिरती है और उसका मूड चेंज हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, द रीजन आर नॉट गिविंग व्हाई पोएट वाज सैड। ये नहीं दिया व्हाई पोएट वाज इन पेंसिव मूड, ये नहीं था कि पोएट दुखी क्यों है, लेकिन द पोएट वाज नॉट इन ए गुड मूड। If you talk about the crux of the poem, the central idea of the poem, that even the smallest particle of nature may heal the wounds of human being. The second theme is that generally, as I told you, that some of the animals or the birds are associated with negativity. They represent, they are considered as they bring the bad omens. Here we find that even these objects may be harbingers or the messengers of happiness. So finally, now the poet was happy, was satisfied with the day. उसे अब ऐसा नहीं लगता उसका दिन खराब हो गया, बर्बाद हो गया। बच्चों, अगर हम बात करें इसमें लिटरेरी डिवाइसेस की, तो द फर्स्ट लाइन में देखिए, क्रो राइम्स विद स्नो। When the first line rhymes with third line and the second line rhymes with fourth line, me tree, there is AB, AB, CD, CD. Or we may call it AB, 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 AB. Let's move on. The poetic devices, the figure of speeches. We find the alliteration. What is alliteration, बच्चों? My dear viewers, alliteration होता है the repetition of a letter. जब एक लेटर का repetition हो या उसके साउंड का repetition हो, तो वह alliteration होता है। साउंड beginning of adjacent or closely connected words. इसके एग्जाम्पल्स जैसे दिए हुए हैं, has giving my heart, तो has और heart यहां दिया है, and saved some part, some saved और some में एस साउंड का रिपीटिशन है। द नेक्स्ट we move on, we find that assonance. Assonance is there when the prominence of a vowel sound, when a vowel sound is repeated, that is known as assonance. इसमें हम देखेंगे जो हमारी सेकेंड लाइन है, उसमें हम पाएंगे कि shook down on me, here o sound is prominent. तो my dear viewers, for detailed summary or important question and answer, you can visit my blog as I have already suggested you. I do request you कि आप अपने जो बेल जो आइकन है उस पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और एट लास्ट आई प्रे फॉर गुड हेल्थ, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।